So simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So simple tutorial. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? What is constitution and what it does? Today's topic is making of the Indian Constitution. इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, या ये कहें कि कैसे तैयार किया गया। साउथ अफ्रीका की ही तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। हमारे सामने कई चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो हमारा ये विशाल देश और उसकी डाइवर्सिटी, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बटे लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग खान पान, अलग पहनावा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो ऐसे डाइवर्स ग्रुप्स के नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, आसान रहा होगा क्या? नहीं। सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। ये तो हुई पहली बात। देन वी वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। अब हमारी हैसियत बदलने वाली थी। अब तक हम क्या थे? एक राजा की प्रजा की तरह थे, बेसिकली गुलाम की हैसियत थी। पर अब एक इंडिपेंडेंट नेशन के सिटीजन बनने जा रहे थे। सब्जेक्ट का रोल क्या होता है? पैसिव रोल होता है, कुछ नहीं होता है। और सिटीजन का एक बड़ा रोल होता है ना। डेमोक्रेसी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, वही अपना रूलर चुनते हैं। सिटीजन्स आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अब उनका रोल बदल जाएगा ना। जिनके पास पहले कुछ नहीं था, उन्हें राइट्स देने होंगे। तो क्या दोगे, कितना दोगे, वो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब तो सीरियसली सोचने वाली बात है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ? एक नहीं दो देश एग्जिस्टेंस में आए, इंडिया और पाकिस्तान। ऐसा कैसे हुआ? पार्टीशन के कारण। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। यह एक बड़ा दर्दनाक अनुभव था। और इससे भी ज़्यादा बुरी जो बात हुई वो थी पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। दोनों तरफ के माइनॉरिटीज़ पर हमला होना शुरू हो गया। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। पार्टीशन से जुड़ी इस हिंसा से बॉर्डर के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। समझ आ रही ना बात? और फिर जाते जाते अंग्रेज हमें एक और बड़ी समस्या दे गए। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दे दिया कि यदि वे चाहें तो अपनी रियासत का विलय इंडिया में कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में कर सकते हैं, और किसी में विलय ना करना चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। आप लोग प्रिंसली स्टेट समझते हैं ना? यदि नहीं तो आप इस मैप को देखिए। ब्लू कलर में प्रिंसली स्टेट्स दिखाया गया है और येलो में ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाया गया है। बच्चों, ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? ये जो छोटी बड़ी रियासतें होती थी, जिनको रजवाड़ा भी कहा जाता था, इन्हें ही प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर वगैरह वगैरह। इन रियासतों पर उनके राजा का शासन होता था, पर इन राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसे पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, उसी के साथ ये पैरामाउंसी भी लैप्स कर गया। तो अब वे क्या करेंगे? तो अब ये कहानी है कि उनके पास 3 ऑप्शन थे। या तो वो इंडिया से मिल जाए, या पाकिस्तान से मिल जाए, या वे चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। पूरे ब्रिटिश इंडिया का लगभग 1/3 लैंड एरिया प्रिंसली स्टेट्स के पास था और पॉपुलेशन लगभग 1/4। एक एक करके राजाओं ने खुद की आज़ादी की घोषणा भी शुरू कर दी थी। अब आप सब इस मैप को देखकर बताइए कि ऐसा इंडिया आपको एक्सेप्टेबल है? एक देश के अंदर अनेक देश, ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी। इससे एक यूनाइटेड इंडिया के एग्जिस्टेंस को ही खतरा था। अब इन रियासतों का तो हर हाल में विलय होना जरूरी था, पर यह बड़ा मुश्किल काम था, अनिश्चितता भरा काम था। बच्चों, यहाँ पर बस एक लीडर का जिक्र कर इस टॉपिक को समाप्त करूँगा। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस,
तो आपका जवाब होगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडिया व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन। तो इससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, एक बार उन पॉइंट्स को फिंगर टिप पर काउंट कर लेते हैं। 1. द ह्यूज साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। 2. पार्टीशन ऑफ इंडिया। 3. पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 4. मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सब मुश्किलें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने। अब बात करते हैं द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता हमने कैसे तय किया? इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हमारे फेवर में कुछ पॉजिटिव बातें भी थी। नंबर 1, जिस तरह साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त हर बात पर सहमति बनानी पड़ी थी, वो सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेस नहीं करनी पड़ी। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। ऐसा कैसे? वो ऐसे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही डेमोक्रेसी सहित अधिकांश बेसिक इश्यूज़ पर कंसेंसस पहले ही बन चुका था। कंसेंसस मतलब सहमति। आज़ादी मिलने के बाद इंडिया को किस रास्ते चलना चाहिए, इस बात को लेकर फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, आज भी हैं। पर कुछ बेसिक इश्यूज़ पर तो सभी लोगों की सहमति थी। तो जिन बेसिक इश्यूज़ पर सहमति की बात कर रहे हैं, उनको जानने से पहले हम 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जान लें। पहला, 1928 में कांग्रेस एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। उस बैठक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स भी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोतीलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इसी कमेटी ने भारत के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। बच्चों, इसी को इंडियन हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन अटेम्प्ट एट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो यह हुआ एक। दूसरा, 1931 में कांग्रेस का सेशन कराची में होता है। उस सेशन में जो रिजोल्यूशन पास हुआ, उसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक रूपरेखा खींची गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें कॉमन थी। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में हमारे होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात कही गई थी। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जब हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठे, तो उससे पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज़ को हमारे सारे लीडर्स एक्सेप्ट कर चुके थे। इन बेसिक वैल्यूज़ पर सबकी सहमति बन चुकी थी। ये पॉइंट समझ गए ना? ठीक। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पॉजिटिव्स की, वे चीज़ें जो हमारे फेवर में थी। तो पहली चीज़ हुई कंसेंसस ऑन सम बेसिक इश्यूज़। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, familiarity with the political institutions. The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. कोई भी गवर्नमेंट अपना काम तो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही करती है। ब्रिटिश रूल के तहत जो इंस्टीट्यूशंस थे, हम लोग उनसे भली भांति परिचित थे, हम लोग उनके बारे में जानते थे ना। तो इस जानकारी से भी हमें यह तय करने में काफ़ी मदद मिली कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसके तहत पहली बार 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए इलेक्शंस हुए। हालांकि इसने बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे। इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं हुए थे। बहरहाल इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट भी बनी। हमारे लोग उन विधानसभाओं में भी गए, वहाँ काम किया। तो ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रही, क्योंकि जिन लोगों को इंस्टीट्यूशंस बनाना था और फिर उन्हें चलाना था, उन्हें वहाँ काम करने का एक्सपीरियंस कम आया। बात समझ आई? एक तरह से तो उनकी वहाँ ट्रेनिंग हो गई ना। इसीलिए बहुत से इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जस के तस अपना लिया। बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये याद रखिएगा। यही नहीं, हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ बोरो किया है।
बोरो किया है का मतलब ये नहीं कि आंख मूंद कर कॉपी पेस्ट कर दिया। उन चीज़ों को अपनाने से पहले इस बात को सोच समझ लिया कि वे हमारे देश को सूट करेंगी या नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या लिया, किससे लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से हमारे लीडर्स बहुत प्रभावित थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को वहीं से लिया गया है। हमने जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है वो भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही प्रेरित है। इसी तरह अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वे भी इसी बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित हैं। रशिया में हुई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ने भी कई लीडर्स को प्रभावित किया था। उनमें सबसे पहला नाम तो नेहरू जी का ही है। अभी आपने सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पढ़ा है ना, जब सेकंड लेसन पढ़ेंगे हिस्ट्री का तो और क्लियर हो जाएगा। रशियन रिवॉल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस होकर लोग ऐसे सिस्टम बनाने की कल्पना करने लगे थे जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर आधारित हो। प्रियम्बल में जो लिखा है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस आइडियल में वही की झलक दिखाई देती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. What were the difficulties faced during the making of Indian Constitution? 2. Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from different countries. Justify by giving examples. अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।